नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के आरंभ यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी की जाए। कई लोग आईएएस बनने का सपना देख लेते हैं, लेकिन उन्हें सही रणनीति नहीं पता होती है कि किस तरीके से इसको समझना है, किस चरण में क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके की कोई जानकारी नहीं रहती है। कई बार ये भी होता है कि बहुत से लोगों के परिवार में जो है उस तरीके की गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है, या उनके परिवार में उनके जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं वो इस परीक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जब ज़्यादा नहीं जानते, बच्चे ने तो सोच लिया कि आईएएस बनना है उसे। अब आईएएस बनना है तो कैसे बनना है? 12वीं पास कर ली है, अब जो ग्रेजुएशन में जाना है उसे, तो ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, बीएससी करनी चाहिए या बीए करनी चाहिए या बीटेक करनी चाहिए, ये पता नहीं होता है। वो फिर जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चुन लेता है। और जब 3 साल के बाद जब वो पास करके निकलता है, डिग्री लेकर निकलता है, तो यूपीएससी के बारे में जब सोचता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो उसकी तैयारी हुई नहीं है। जब तैयारी हुई नहीं है तो फिर वो 2 साल 1 साल और खपाता है। तो इसलिए अच्छा यह है कि 12वीं के बाद ही समझ लिया जाए कि किस तरीके से इस परीक्षा की तैयारी की जाए, तो जिससे आपको ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसी को हम डिकोड करेंगे कि कैसे 3 ईयर जो 3 ईयर का रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग चला जाए और हम अपनी तैयारी को एक मजबूत तरीके से स्टार्ट कर सकें। तो समझते हैं तो 3 ईयर का क्या रोड मैप होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि 12वीं के बाद जो है तैयारी करने के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट क्या मिल सकते हैं। तो बेनिफिट के लिए पहला मैं कहूंगा, तो पहला तो साहब आपका मजबूत बुनियादी बन जाती है, यानी आपका जो फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ से आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको जो है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आपके साथ साथ दोनों तैयारी चल रही है। एक तो ग्रेजुएशन की तैयारी चल रही है, दूसरी चल रही है आपकी फाउंडेशन, यूपीएससी फाउंडेशन की। आपने देखा भी होगा, जो भी कोचिंग संस्थान है या हम स्टडी आईक्यू भी जब कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं तो उस कोर्स लॉन्च करने के दौरान कहते हैं साहब फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच का क्या मतलब है कि यहां पर आपका आधार तैयार किया जाएगा। फाउंडेशन का मतलब आप जानते ही होंगे, जब कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नींव रखते हैं ना, नीचे नींव रखी जाती है, उसे फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन रखने के बाद ऊपर की कोई मंजिल वगैरह बनती है, यानी पहले आधार बनाया जाता है। उस आधार की मजबूती, जितना ज्यादा आधार मजबूत होगा उतना ज्यादा आपका मकान मजबूत होगा, यानी बेस मजबूत तो आपका घर भी मजबूत, भूकंप आए झटके लगे तो उस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही अगर आपका स्टार्टिंग में अगर फाउंडेशन मजबूत हो गया, बुनियाद जो आपकी मजबूत हो गई, तो आप जो है जब एग्जाम देने जाएंगे तो उतने झटके नहीं लगेंगे कि ये कहां से आ गया, ये एग्जाम में जो पेपर जो क्वेश्चन पूछा है ये कहां से आया, तो आपको झटके लगने से बच सकते हैं। दूसरा, आपको लंबा समय मिलता है, यानी आपके पास जो है समय की पाबंदी नहीं होती है। आप इस प्रेशर में नहीं रहते हैं कि मेरे पास तो कम समय है, इस कम समय में अगर मैंने तैयारी नहीं की या मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो उस प्रेशर से बच जाते हैं आप, क्योंकि आपके पास पर्याप्त 3 साल का समय है और 3 साल में आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। वो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ जो सब्जेक्ट है उन्हीं की तैयारी करनी है। ग्रेजुएशन की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी हो रही है, और 3 साल का पूरा टाइम मिल रहा है। यानी एक अच्छी रणनीति के साथ आप तैयारी करते हैं इस दौरान, तो आप यूपीएससी क्रैक करने की क्षमतावान बन जाते हैं, है ना। इसके बाद जो बताइए मैंने कि ग्रेजुएशन यूपीएससी की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाती है। कैसे हो जाती है? आपने मान के चलते हैं बीए की तैयारी, बीए ग्रेजुएशन में आपका बीए है और बीए में आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी को ध्यान में ना रखते कि मुझे केवल और केवल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ते के साहब गौरी आए, या इतिहास में अगर पढ़ते के साहब फलाने सिंह आए, मार के चले गए, इतना पढ़ते। अब इसी में आप यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जोड़ दें चीजें कि भाई वो आए तो क्यों आए, हमला किया तो क्यों किया, क्या कारण थे उसके, इसके प्रभाव क्या पड़े, सामाजिक प्रभाव क्या रहे, राजनीतिक प्रभाव क्या रहे या सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे, इनको भी आप इंटीग्रेट कर देते हैं इस ग्रेजुएशन की तैयारी में, तो आपकी यूपीएससी की तैयारी हो जाती है। साथ के साथ आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई, दोनों, है ना।
तो इस तरीके से आपको ये दूसरा तीसरा लाभ मिल जाता है। आप अगर 12वीं के बाद जल्दी तैयारी करते थे, यानी कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ वाला हिसाब है यहाँ पर, सिंपल सिंपल। तीसरा, आप आंसर राइटिंग स्किल बना सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आप जब जब इसी दौरान 3 साल के चरण में, जो 3 साल का आपके पास पूरा पर्याप्त समय है, उसमें आंसर राइटिंग लिखते हैं। मान के चलते हैं आपने पहले साल लिखना स्टार्ट किया, खराब आंसर लिखा आपने, अब खराब लिखा तो आपके पास और समय उसे सुधारने का, आप सुधारते प्रतिदिन लिखते रहे और सुधारते रहे, सुधार करते रहे, तो आपकी एक अच्छे आंसर राइटिंग की स्किल तैयार हो जाती है। और यूपीएससी में ये सबसे बड़ा आधार है सफलता का, यानी कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आपको अगले चरण में पहुंचा देगा, बस इतना है प्रीलिम्स का काम। वो आपको आईएएस बनवाएगा या आईपीएस बनवाएगा, या आईआरएस बनेंगे आप या आईएफएस बनेंगे, वो निर्धारण नहीं करेगा। निर्धारण कौन करेगा? आपकी आंसर राइटिंग। जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतनी अच्छी रैंक आने की संभावना होगी, अच्छे नंबर आने की संभावना होगी, तो अच्छे रैंक आने की संभावना, अच्छे रैंक आने की संभावना, तो आपको आईएएस भी मिल सकता है ना, तो आईएएस मिल सकता है। तो आंसर राइटिंग इसमें मस्ट है, बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आंसर राइटिंग यूपीएससी में। तो आपके पास 3 साल का समय है, इसमें आप आंसर राइटिंग की स्किल बना सकते हैं। तो आप जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे तो अन्य जो प्रतियोगी भी हैं उनसे आप बेहतर होंगे, आगे होंगे, है ना। सोचने समझने की क्षमता आपकी विकसित हो सकती है। अगर केवल यानी कि अकेले ग्रेजुएशन के लिए पढ़ेंगे तो केवल आप दिमाग में रहेगा कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है, फर्स्ट ईयर पास करनी है, सेकंड ईयर में पहुंचना है, सेकंड ईयर पास करनी है, थर्ड ईयर में पहुंचना है, यानी कोई ऐसा खास दबाव नहीं है, बस पास होना है। 75% से हो जाए, 90% से हो जाए, यानी कि आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में ये न्यूनतम तय नहीं है कि कितने बच्चे जो है आगे सेकंड ईयर में जाएंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब सिंपल है, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये संभव है पूरी तरीके से कि 100 के 100 फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो ये 100 के 100 सेकंड ईयर में भी पहुंच सकते हैं। 100 में से 99 पहुंच सकते हैं, 98 पहुंच सकते हैं, या पूरे के पूरे 100 पहुंच सकते हैं, क्योंकि केवल आंसर लिखना है, पहुंच जाएंगे। लेकिन यूपीएससी में क्या समस्या है? यूपीएससी में समस्या है कि वो निर्धारण कर देता कि मिनिमम कितने लोग आगे जाएंगे। यानी अगर 100 बच्चे मान के चले, यानी 100 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी निर्धारण कर देगा कि साहब केवल 20 बच्चे ही जाएंगे या 10 बच्चे ही जाएंगे। तो यानी तय है कि अगर 10 बच्चे उसने निर्धारण कर दिया कि आगे 10 बच्चे जाएंगे, तो यह तय हो गया कि 90 लोगों को इसमें फेल होना ही होना है। कितने लोगों को? 90 लोगों को इसमें फेल होना ही होना है, 90 लोग रह जाएंगे इसमें, तो केवल 10 लोग आगे जाएंगे। अब यहां प्रतियोगिता होती है जो आपको ग्रेजुएशन में नहीं, उतनी वो प्रतियोगिता नहीं करनी है, यानी आप 100 के 100 पूरे के पूरे सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे, यहां नहीं पहुंचोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको जो है अपनी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा, सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। यानी इंटरव्यू का जब चरण होगा या आंसर लिख रहे होंगे, आप ऐसे लिख रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, तो वहां सोचने समझने की जो जितनी ज्यादा जिसके पास क्षमता होगी वो उतना ही ज्यादा सफल होने के उसके चांस हैं। तो आप इस 10 में नंबर बना सकते हैं, है ना। तो आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है अगर आप पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपकी रणनीति में लचीलापन भी आ सकता है, यानी कि रणनीति आपने बनानी 3 साल की। अब आपके लिए यह जरूरी नहीं कि अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो मेरा कल का जो है सारा बर्बाद हो जाएगा। जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं उनके पास ये समस्या रहती है, उनके पास ये प्रेशर रहता है कि उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, समय बहुत कम है, तैयारी बहुत ज्यादा है। पहाड़ जितना सिलेबस है, उस पहाड़ जितने सिलेबस को कम समय में तैयारी करनी होती है, पर आपके पास पूरा का पूरा 3 साल मिल रहा है और 3 साल के बाद आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं, है ना। अगर ये सारी रणनीति जब आप आगे बताएंगे, वो रणनीति अगर आप अपना लेते हैं तो सफलता के आपके चांस बन सकते हैं, है। इसके बाद आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त यानी कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो जो अन्य बच्चे मान के चलते आप 12वीं के बाद पढ़ाई शुरू कर दिए और कुछ लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है आप उनसे आगे होंगे। आप उनसे आगे होंगे तो आप एज ले सकते हैं। एज ले सकते हैं कहने का मतलब, हो सकता है वो आज हिस्ट्री में जान रहे हैं कि अकबर ने जो अपनी अशोक ने अपनी धम्म नीति चलाई थी, तो वो आज पढ़ रहे हैं
आप उसे पहले ही पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि धम्म नीति क्यों चलाई थी, वो वास्तविक धर्म था या नहीं था, है ना, या उसके सामाजिक प्रभाव क्या हुए थे, उससे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, अशोक के राज्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है या उनको और ज्यादा रिवाइज करना है। जबकि आपके कंपैरिजन में जो दूसरा ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी कर रहा है उसके पास तो समस्या ही समस्या, वो तब यहां से जीरो से स्टार्ट कर रहा है। आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पहले ही अपना फाउंडेशन बना चुके हैं। फाउंडेशन के बाद हो सकता है 1-2 मंजिल की जो है आप घर भी बना चुके हैं, यानी कि जो फाउंडेशन बनाया उस पर ऊपरी मंजिल भी बना चुके होंगे आप, है ना, करंट अफेयर वगैरह। इसके बाद आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी आपको किसी कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लेना पड़ सकता अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कोचिंग जो है आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करा देती है ना। अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए, किस तरीके से नोट्स होते हैं, कैसे बनाते हैं, या आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, हो सकता है आप में से सब के हर किसी की सोच समझने की क्षमता उस तरीके की नहीं होगी, तो वो क्षमता जो आप विकसित कर सकते हैं कोचिंग के माध्यम से। तो ये जो हमारा आरंभ, जो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आरंभ स्टडी IQ चैनल जो है, ये इसी सब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी आपको यहाँ पर NCERT से लेकर के बाकी सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी, पढ़ाई होगी। यहाँ पर आप NCERT यहाँ पढ़ सकते हैं, देख भी रहे होंगे लेक्चर, यहाँ पर रोजाना आप अलग अलग विषय पर जो है लेक्चर आ रहे हैं, तो इसे देख करके आप अपने आधार को और मजबूत कर सकते हैं, है ना। अब आता है फोकस और डिसिप्लिन। यहां से आपको फोकस होने की आदत हो जाएगी, डिसिप्लिन में रहने की आदत हो सकती है। अगर आप अकेले केवल ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं तो आप मस्ती मार रहे होते हैं, कोई क्लास बंक कर दी, कोई क्लास में आप जो है लेक्चर ले रहे हैं, अगर पसंदीदा टीचर है तो ले लिया, नहीं पसंदीदा टीचर तो क्लास को बंक करके चले गए। ये यूपीएससी में जरूर आदत बेकार है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना है, फोकस रहना है कि आपका लक्ष्य क्या है, यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करना और IAS IPS जो भी आपका सपना है वो बनना। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो ये भूल जाइए कि शायद आपको वो परीक्षा को पास कर पाए। आप हो सकता है प्रीलिम्स पास कर लें, आगे की ना कर पाए, है ना। तो फोकस और डिसिप्लिन की आदत बन जाती है आपको। तीसरा जो अंतिम जो है, मेंटल स्ट्रेंथ और पेशेंस डेवलप हो जाता है। यानी आप जो है अगर आज कोई चीज आपको याद नहीं हुई तो आपके पास कल का समय है, परसों का समय है। आज कोई चीज समझ में नहीं आई, 4 दिन बाद समझ में आ जाएगी, है ना। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड हो तो फिर आप क्या करेंगे, झन्ना जाएंगे। हिंदी में एक शब्द झन्ना जाना, अरे क्यों नहीं आ रहा है। पर यहां ऐसा आपके साथ नहीं हो, आज नहीं आया कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, क्योंकि आप उस चरण में मौज मस्ती वाला भी वो फेज होता है। तो मौज मस्ती वाले फेज में तो वहां पर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। ठीक है, आज नहीं आया तो कल समझ जाएंगे, परसों समझ जाएंगे। तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि आप जब पढ़ाई, इतनी सारी चीजें, यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं कि अरे जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफी गहरी बातें हैं, दर्शन की बातें हैं। तो जब दर्शन की बातें पढ़ रहे हैं आप, इतिहास में अंतरराष्ट्रीय जो आज मान के चलो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो आप वहां समझ रहे हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, ऐतिहासिक घटनाएं क्या है इसके पीछे। अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है तो इसके पीछे के एक्चुअल रीजन क्या है। फिर आप केवल न्यूज नहीं देख रहे कि ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया या इजराइल ने हमला कर दिया, फिर आप समझ रहे हैं कि आखिर ईरान पर हमला किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, इसके एक्चुअल रीजन समझ पा रहे हैं आप। तो ये गहरी बातें होती हैं, दर्शन की बात समझते हैं, तो इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। उसके साथ साथ आप पेशेंस भी डेवलप होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका ओवरव्यू एक समझ लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। तो पहला चरण है इसका प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार के होते हैं, और 2 पेपर होते हैं इसमें। ठीक है, पहला एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक CSET का पेपर होता है। सामान्य अध्ययन में आपकी सामान्य इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इस तरीके की सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि CSET में आपके मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में बताइए करंट अफेयर भी आता है इसमें जुड़ा हुआ है, और CSET जो है आपकी योग्यता परीक्षा, तो ये केवल क्वालिफाई होता है, यानी इसके नंबर जो है मेरिट में काउंट नहीं होते हैं।
आप अगर 33% अगर आप ले आए, यानी कि लगभग 66 नंबर होते हैं, यानी 66 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, और इसके नंबर जो आपकी प्रीलिम पास हुआ नहीं हुआ ये तय करेगा। हालांकि आजकल जो देखा जा रहा है वो सीसेट ही कई लोगों का रोक देता है। कई लोग सामान्य अध्ययन में अच्छा कर जाते हैं लेकिन वो सीसेट में मारे जाते हैं। तो अगर आप पहले ही तैयारी कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया कि सीसेट नाम की भी कोई चीज है, तो सीसेट नाम की भी कोई चीज है तो उसमें क्या होता है, अगर आप ये 12वीं कक्षा के बाद ही जानना समझना शुरू करते हैं, आप फॉर्मूलों को याद करना शुरू कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन की, तो आपके लिए वो समस्या कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। तो आपको सीसेट की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा कि हाय ये सीसेट कहां से आ गया, हाय ये क्वेश्चन कहां से आ गया। जो अन्य लोग जूझ रहे हैं, आज सीसेट के लिए तो आंदोलन हुआ था इतना बड़ा, है ना। तो आपके पास 3 साल का पर्याप्त समय है, 3 साल में सीखिए ना, प्रैक्टिस कीजिए रोजाना। सीसेट ऐसी चीज, अगर मान लो आपका बैकग्राउंड 12वीं में या नहीं है, आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैथ पर, तो अब आपके पास 3 साल का समय है, यहां ध्यान दे लो। अगर आप 12वीं की बात शुरू नहीं करते हैं और ग्रेजुएशन की बात शुरू करते हैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी, तब आपके लिए जब मैथ आएगा, आपके पास समय तो कम है, समय कम है तो उस तरीके से चीजें नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से कई लोग अन्य लोग रह जा रहे हैं सीसेट की वजह से। हो सकता है आप भी सीसेट की वजह से रुक जाएं। तो उस 3 साल के समय में आप जो है सीसेट की पर्याप्त तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है, ये अंतिम चयन के लिए इसकी बहुत ज्यादा कोई भागीदारी नहीं है, केवल ये अंतिम दूसरे चरण में पहुंचाने के लिए कि मेंस लिखने के लिए आप काबिल हो गए हो, इतना है। मतलब मेंस लिखने के लिए आप, दूसरा इसका चरण है वो मेंस का होता है, मुख्य परीक्षा। जब आप पीटी को पास कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा को, तो आप जो है दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। ये जो है वर्णनात्मक प्रकार का होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, और 9 पेपर में 7 पेपर ऐसे होते हैं जिनसे आपके नंबर काउंट होते हैं। आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे तो हो सकता है आपके उतनी अच्छी मेरिट यानी कि रैंक बन जाए, और रैंक अच्छी बन गई तो आपके अकॉर्डिंग जो है, जो आप जो चाह रहे थे कि मुझे ये सर्विस मिले, वो मिल सकती है। तो इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसके नंबर नहीं ऐड होते हैं, एक होता है अंग्रेजी का, एक होता है भारतीय भाषा। यानी 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल है उसमें से एक भाषा का पेपर आप दे सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग होते हैं, इनका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता। आप इसके माध्यम से ही आप जो है तय होगा कि आपके ये नंबर चेक किए जाए नहीं किए जाए पेपर जो है, जिसमें निबंध का एक पेपर होता है, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1 से लेकर 4। उसके बाद वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर होता है एक, जो आप खुद चुनेंगे कि मुझे इतिहास लेना है, इकोनॉमी लेनी है या भूगोल लेना है, जो भी आप तय करेंगे वो आपका वैकल्पिक विषय बनेगा। उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये कुल 1750 नंबर का होता है। इस 1750 नंबर के आधार पर जो है आपको आगे इंटरव्यू के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब अगली बात करें तो इंटरव्यू व्यक्तिगत परीक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें एक बोर्ड होता है यूपीएससी का जो आपका इंटरव्यू लेता है। अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं, अगले चरण में पहुंच जाते हैं, तो आपका एक बोर्ड यूपीएससी एक बोर्ड तय करता है। वो बोर्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप उनका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। वो सारी चीजें आपके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, किस तरीके का आपका व्यक्तित्व है, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है नहीं है, यानी आपको अगर नेतृत्व यानी लीडरशिप दी जाए तो क्या आप उसके काबिल हैं या नहीं है, ये सारी बातें इंटरव्यू के माध्यम से जानी पहचानी जाती है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। वो ये भी चेक करता है कि आपकी मानसिक सतर्कता कितनी है, यानी आप कितने अटेंटिव हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप कितनी जल्दी जवाब दे रहे हैं, कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आपने हाँ कर दिया कि साहब ये है इसका आंसर, और नहीं आ रहा तो आपने तुरंत ना कर दिया कि साहब सॉरी मुझे नहीं आता है। तो इससे आपकी मानसिक सतर्कता भी पहचानी जाती है। साथ के साथ आप कितने स्पष्ट हैं, आप ऐसा तो नहीं घुमा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, आप जो है समझ रहे हैं कि सामने वाला तो ऐसा ही है, ऐसे कुछ भी घुमा दो, तो वो घुमाने वाली बाजी जो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। तो आपकी स्पष्टता कितनी है ये चेक किया जाता है इसमें। नैतिक है क्या नहीं है आप, ऐसा तो नहीं है किसी खास वर्ग के प्रति आपके मन में घृणा हो या आप अनैतिक कार्य करते हो,
अगर आपको मौका मिले तो आप अनैतिक कार्य में तुरंत जुड़ जाएं, भ्रष्टाचार करें, घोटाले करें। ऐसे व्यक्ति तो नहीं है आप कहीं, तो ऐसे व्यक्ति तो नहीं है, उसके लिए ये इंटरव्यू बोर्ड आपकी जांच करता है, परीक्षण करता है ना। निर्णय लेने की क्षमता, यानी अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है, जैसे मान के चले बाढ़ आ गई या आग लग गई कहीं, तो आप कितनी जल्दी निर्णय ले रहे हो, और वो निर्णय सही ले रहे हो या सही दिशा में ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, जल्दबाजी में कुछ भी तो नहीं ले रहे हो, जिससे पता चला आपने जो निर्णय लिया, जितनी बड़ी आपदा नहीं थी वो, जितनी बड़ी, उससे बड़ा आपके निर्णय के बाद वो बड़ी आपदा बन गई। तो आप निर्णय अच्छे से ले पा रहे नहीं ले पा रहे हो, जल्दी स्पष्ट ले पा रहे नहीं ले पा रहे हो, सही दिशा में ले पा रहे नहीं ले पा रहे हो, तो इसका परीक्षण इंटरव्यू बोर्ड करता है, और ये 275 नंबर का होता है। तो इस तरह से मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर काउंट होते हैं, वो फाइनल रैंक बनाते हैं आपकी। तो अंतिम चयन इनके आधार पर होता है। 1750 का मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, और इंटरव्यू 275 का, कुल 225 अंक। इस 225 अंक में से आप जितने नंबर लाएंगे वो आपकी रैंक को तय कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है विभाग मिल जाएगा। आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, या कुछ और बनेंगे, वो यही नंबर तय करेंगे इसमें से आप कितने नंबर लाते हैं। तो इसके लिए तो पहले प्री पास करना पड़ेगा, फिर मेंस पास करना पड़ेगा, और इसके लिए करनी पड़ेगी तैयारी। तो तैयारी के लिए आप जो है स्टडी आईक्यू के आरंभ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, है ना। इसके बाद चलिए समझते हैं अगला कि क्या होना चाहिए 3 साल का रोड मैप। तो 3 ईयर रोड मैप की बात करें तो पहले हमारा जो पहली साल होगी, आप जब 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं किसी स्कूल कॉलेज में, तो उस कॉलेज को हम जो पहले साल लेंगे, तो यहां पर आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग तैयार होगी। कैसे होगी वो आगे बताएंगे हम। तो 12वीं के बाद आपका पहला साल फाउंडेशन बिल्डिंग का होगा। उसके बाद दूसरा साल होगा आपके कोर प्रिपरेशन का। इसमें आप क्या करेंगे, मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और वैकल्पिक विषय की तैयारी करेंगे। यानी यहां पर आप चूज कर लेंगे कि मुझे क्या वैकल्पिक विषय लेना है, इतिहास की पढ़ाई करूं कि जियोग्राफी की पढ़ाई करूं, इकोनॉमी की करूं कि हिंदी लिटरेचर की करूं या मैथ की करूं। तो ये आप यहां पर तय कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, हम पूरा विस्तार से जानेंगे इस चीज को, ताकि आपको एक सही रणनीति मिल सके, संपूर्ण रणनीति मिल सके, है ना, जिससे आप परीक्षा को देने में कामयाब हो सके। तीसरा साल जो होगा ये हमारा हो जाएगा एग्जाम फोकस्ड, यानी हम यहां पर तीसरे साल में पूरी तरह एग्जाम पर फोकस हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को धार देंगे। तो उसमें हम जो है परीक्षा के लिए गहन तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज वगैरह की। चलिए समझते हैं एक एक करके ऐसे विस्तार से। तो पहला साल आपका फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है। इसमें हमारा लक्ष्य क्या होगा, एम क्या होगा, गोल क्या होगा, हमारा गोल होगा बेसिक समझ बनाना। बेसिक समझ मतलब हमें फाउंडेशन बनाना है ना, तो बेसिक समझ बनाना है और इसी को मजबूत करना है, और फिर हमें अपनी दिशा तय करनी है। तो दिशा तय करनी है, सही दिशा तय करनी है। अगर हमने आईएएस बनने का सपना देख लिया है तो उसी के अनुसार हमने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि आज हमने आईएएस का सपना देख लिया, कल 1-2 दिन हम उसमें पूरी ऊर्जा के साथ जुड़े, अच्छे खासे थे, मतलब दिन रात एक कर दी, 3 दिन तो सो भी नहीं रहे, मम्मी कह रही है सो जा बेटा, आप कह रहे हो ना ना आज तो मैं पूरा सिलेबस खत्म करके मानूंगा, आज तो मैं आईएएस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा। नहीं, तो आपको पता चला जो है अगले दिन या 1 हफ्ते बाद आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा चिल्ला चिल्ला के रह रहे हैं, अरे बेटा पढ़ ले, बेटा तू तो यूपीएससी की तैयारी की बात कर रहा था। अब आप पता चला कि दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाइए, लेकिन वो समय निर्धारित होना चाहिए, कितना घूमना है कितना नहीं घूमना है, यानी फालतू का समय आपको बर्बाद नहीं करना है। तो आपको दिशा तय करनी होगी। इसके बाद अब आपको जो है ग्रेजुएशन, जो आप जब 12वीं के बाद एडमिशन लेना है आपको ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में किस में एडमिशन लेना है यहां आपको तय करना है। आपको बीए में एडमिशन लेना है कि बीएससी करनी है या बीटेक करना है, यह आप तय करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यूपीएससी की सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टों का जो है वेट ज्यादा है या भार ज्यादा है, उसी के अनुसार आप अपनी ग्रेजुएशन की विषय को चुनिए। पता चला आपने बीटेक ले लिया और बीटेक की केवल साइंस जो है वो भी बेसिक साइंस है, वो साइंस जो है केवल जो है आपको कवर कर रही है यूपीएससी सिलेबस में,
बाकी चीजें जो छूट रही हैं, सीसेट का मानते हैं कि सीसेट आपका कवर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बड़ा जो वो है भंडार, वो तो आपका छूट जा रहा है बीटेक से, बीएससी से मान के चलते हैं। तो आपको यहां पर यही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें तालमेल जो है बैठ जाए, ऐसे किसी उसको सब्जेक्ट को चुनना है। बीए ज्यादा बेटर मानते हैं। अगर आपने तय कर ही लिया है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, अगर आपने ये तय ही कर लिया है कि इसके अलावा कुछ नहीं बनना है, तो आपके लिए बीए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? कि ये ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर कर लेता है यूपीएससी के सिलेबस से। जैसे हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में कवर होती हैं। तो यहां आपको सही जो है वो चुनना है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसी साल जब आपने चुन लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया आपने ग्रेजुएशन की, अपनी पहली साल में आप क्लास ले रहे हैं इसको कॉलेज में जाकर के, तो सुबह का टाइम निकालिए या शाम को टाइम निकालिए, जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आप टाइम निकालिए। उस टाइम में आप एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी क्या होती है भाई? ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा छापी जाती है, यानी कि उनका एक विभाग छापता है, और ये आपके बेस को जितना मजबूत कर सकती हैं, बाकी किताबों के तुलना में बहुत मजबूत कर सकती हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, बच्चों को समझाने के लिए लिखी गई है। 6वीं क्लास में कितने बड़े बच्चे होते हैं? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, है ना। तो उन बच्चों को समझाने के लिए लिखी गई है, तो उनमें सरल भाषा होगी, फैक्ट ठीक होंगे इसमें, क्योंकि सरकार छाप रही है इसमें, इनकी जो जानकारी होगी इसमें उन्हें ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा। तो एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू कर दी, तो 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी, साइंस, इस तरीके की आप बुक को क्रम बाय क्रम शुरू करेंगे पहले साल में, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमारे आरंभ यूट्यूब चैनल पर भी इसकी जो कक्षाएं आएंगी, इसके जो लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, आपको डबल मेहनत ना करनी पड़ेगी। आपको साथ साथ एक तरफ एनसीईआरटी रख ली, एक तरफ आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, और दोनों को तालमेल मिला रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। अकेले आप क्यों ले रहे हैं फायदा, दूसरों को भी दीजिए भाई, बढ़ाइए थोड़ा कंपटीशन जो है, ठीक है। और आपको कम से कम 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे ग्रेजुएशन की तैयारी के साथ साथ पहले साल में। आप चाहे सुबह निकालिए, शाम को निकालिए, 2 घंटे आप यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दीजिए। सिलेबस में क्या आता है उसके अकॉर्डिंग समझिए चीजें, है ना। इसके बाद आप जो है न्यूज पेपर पढ़ने की आदत डालिए, समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, आपको आगे चीजें, मतलब कुछ कठिन भाषा होगी, कठिन सरल शब्द होंगे, उनको समझने में हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आदत डाल लेंगे तो आपको वो समझ आएंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा ये खबर क्यों आई है ना। अगर आप हिंदी माध्यम से, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो हिंदी माध्यम से तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, लोकल वाला नहीं, राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, और उसके बाद उसके साथ साथ आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को भी पढ़ने की आदत डालिए। ये इंग्लिश में होते हैं, आपका दैनिक जागरण हिंदी में है, तो इनको भी साथ साथ पढ़ने की आदत डालिए। तो आपका ये भी एक बेनिफिट है। ग्रेजुएशन के बाद जाते आप प्योर हिंदी माध्यम के होते, और ग्रेजुएशन के बाद जब तैयारी शुरू करते तो आपके ये पल्ले ही नहीं पड़ता क्या लिखा है हिंदू में, आपको इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है। तो यहाँ आपके पास वो समझ आ गई, अरे अच्छा इंग्लिश भी इसमें जरूरी है, क्योंकि एक इंग्लिश का पेपर बताया था ना मैंने, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो भी देना है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पहले समझ आ गया ना कि सिलेबस में क्या है, किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है। तो आप उस जरूरत के अनुसार अपनी अपनी जो पढ़ाई को दिशा दे रहे हैं। तो आपको पता चल गया इंग्लिश भी जरूरी है, तो इंग्लिश भी यहाँ पढ़ना शुरू कर दिए। आपको अचानक झटका नहीं लगेगा, अरे ये कहाँ से आ गया। तो हो सकता है 1 महीने में समझ में ना आए, दूसरे 2 महीने में समझ में ना आए, कभी तो समझ में आएगा कि इंग्लिश में क्या लिखा है, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आएगा ना, है ना। इकोनॉमी का क्या मतलब है ना, जियोग्राफी का क्या मतलब है, ये तो समझ में आएंगे ना, भूगोल है ना। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को पढ़ने की आदत डालेंगे। और या हिंदी माध्यम अगर आप प्योर आपने ठान ही लिया नहीं मुझे तो इंग्लिश टच ही नहीं करनी है,
मुझे तो पढ़ना ही नहीं है इंग्लिश को, मैं तो शुद्ध जो राष्ट्रवादी हूँ और ऐसा राष्ट्रवादी हूँ कि मुझे विदेशी हर चीज से नफरत है, तो फिर आप दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, क्या कह सकते हैं। लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना। साथ के साथ आप वही वाली मैंने बोला ना कि अगर आपने ठान ही लिया है तो ठान ही लिया है, तो अगर नहीं पढ़ना चाहते इंग्लिश में तो आप अपने स्टडी IQ के चैनल पर जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको द हिंदू में क्या छप रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में क्या छप रहा है, तो वो उसकी वीडियोज मिल जाएंगी शुद्ध हिंदी में, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब आप यहाँ इसी साल क्या करेंगे, बुनियादी किताबें भी पढ़ना शुरू कर देंगे, बेसिक किताबें है ना उनको भी पढ़ना शुरू कर देंगे। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, जियोग्राफी के लिए GC लियोंग जैसी जो है राइटर की बुक पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी सर्वे, अब यहाँ पूरी ये नहीं कि इकोनॉमी सर्वे आया तो मुझे समझ ही लेना है कि इकोनॉमी सर्वे होता क्या है, ये बस आप उसमें चीजें देखिए, अच्छा ये लाइन किसकी बनी है, ये ग्राफ का क्या मतलब है, मतलब सरल तरीके से देखिए, कहने का मतलब ये है, पूरा ज्ञान हासिल करने की कोशिश मत करिए, है ना। तो इकोनॉमी सर्वे और बजट जैसी चीजों को हाईलाइट को देखना स्टार्ट कीजिए, आगे चलकर इन्हें पढ़िए। यहां पर क्या करें, आप सोचने और लिखने की क्षमता पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक साल है ना, आपका पहला साल चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर चल रही है ना आपकी BA की या BSc की या B.Tech की, जिसकी भी, तो पहली साल चल रही है। तो यहां पर आप ऐसे राइटिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि निबंध। अब तक क्या है, आप दोस्त पर निबंध लिखते आए हैं, गाय पर निबंध लिखते आए होंगे, है ना, या किसी और चीज पर, महिलाओं क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए जो है वरदान है या अभिशाप है, इस तरीके के आपने अभी तक जो है निबंध लिखे हैं। लेकिन UPSC तो अलग तरीके के लेवल के पूछता है, वो तो दर्शन जैसे विषयों से जो है उठाता है, आपको एक लाइन दे देगा, उसमें आप विस्तार से 1200 वर्ड में लिखिए भाई। तो यहाँ आप सोचने और लिखने की क्षमता पर ध्यान दीजिए, हफ्ते में कम से कम एक निबंध लिखने का ट्राई कीजिए। अब ये तो है नहीं कि आप हफ्ते में पहली साल में लिखने बैठे तो आप बहुत अच्छा निबंध लिख देंगे, स्वाभाविक बात है, हो सकता है बहुत ज्यादा खराब हो सकता है ऐसा हो कि अरे क्या लिख दिया ये कबाड़ा। तो आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि पहली बार में कौन लिख लेगा, कौन बहुत अच्छा लिख सकता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, बस अपनी आदत बनाइए लिखने की, और समझिए कि कमी कहां कर रहा हूं। अपने, जरूरी नहीं है आपको किसी दूसरे से चेक कराना है, आप अपने आप ही जो है उसे, अपने लिखे हुए निबंध को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या कमी है और कैसे इसको, इसके लिए आप जो है कुछ मॉडल ऐसे को पढ़ सकते हैं कि वो मॉडल ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, उनमें क्या पहले लिखा है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, उससे पढ़ेंगे तो उससे कंपेरिजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और फिर खुद भी बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। विचार प्रकट करने की आदत डालें, यानी कोई मुद्दा आया है तो आप उस पर किस तरीके के विचार रखते हैं। ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया तो क्या वो सही था, नैतिक रूप से या राजनीतिक रूप से या अंतरराष्ट्रीय शांति के लिहाज से क्या वो सही था, आप उस पर क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, आपके क्या विचार हैं। या समाज में जो है महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं। तो आप तर्क के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने की आदत डालें। यह ना हो कि बिना तर्क के, कोई लॉजिक नहीं है, बस मुझे इसका विरोध करना है बोल दिया, मुझे इसका सपोर्ट करना है बोल दिया। नहीं नहीं, उसके पीछे आपके तर्क होने चाहिए, सॉलिड तर्क होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, है ना, फैक्ट होने चाहिए। तो इस आप यहाँ पर विचार प्रकट करने की आदत डालें और कोशिश करें संतुलित विचार प्रकट करने की आदत डालें, क्योंकि UPSC जो है संतुलित विचार को ज्यादा मान्यता देता है ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको वो नहीं होना है। अगले की बात करें अपन जो है, तो दूसरे साल में अब जब एंटर कर गए आप, पहली साल में हमने इतना सब कुछ पढ़ा, अब दूसरे साल में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। वहां तो हमने हल्का फुल्का बस आदत डाल रहे थे, फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे साल में ऐसा नहीं, अब यहाँ हम कोर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ हमारा क्या लक्ष्य होगा, यहाँ हमारा होगा स्टैटिक सिलेबस को मजबूत करना और ऑप्शनल चुनना। हमने पहले साल में अभी तक ऑप्शनल नहीं चुना था, तो यहां पर आप अपना ऑप्शनल चुन लेंगे, है ना। तो अब यहां पर आप सिलेबस समझेंगे, सिलेबस में क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा, उस माइंड को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये न्यूज में था, इजराइल सॉरी ये न्यूज में था इसलिए इसको पूछा, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे, है ना।
तो वो लॉजिक खोजने की कोशिश करेंगे, सिलेबस से मिलाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे, वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब ग्रेजुएशन के साथ आप क्या कर लेंगे, अपना वैकल्पिक विषय भी चूज कर लेंगे। यहां आप अपनी रुचि के अनुसार आपको किसमें मजा आता है पढ़ने में, इतिहास पढ़ते हैं तो क्या खो जाते हैं आप उसमें, या कहीं आप बोर तो नहीं हो जाते हैं? अगर बोर हो जाते हैं तो आप मत चुनिए। अगर आपको मजा आता है नहीं इतिहास, चुन लीजिए भाई। आपको समझ आता है कि ये इतिहास में अगर ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, आपके इसके पीछे लॉजिक तुरंत कैच कर लेते हैं, इतिहास चुनिए। आपको समझ आ रहा है मानसून के बारे में आपको मजा आ रहा है कि मानसून कैसे बन रहा है, वर्षा इतनी ज्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है, वर्षा इतनी कम हुई तो क्यों हुई, ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ क्यों होती है, यहाँ क्यों नहीं होती है मैदान में, इसमें मजा आता है और समझ में आता है इसके लॉजिक क्या है, तो आप जियोग्राफी चुन लीजिए। आपको खर्चा पानी में ज्यादा मजा है या वो चीजें समझ में आती तो इकोनॉमी चुन लीजिए। यानी कहने का मतलब आप अपनी रुचि के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार चुनिए, किसी दबाव में नहीं, या इसलिए नहीं कि फलाने ने चुनी है तो मैं भी चुनूंगा, या फलाने ने कहा था या फला टॉपर ने ये बोला था कि इससे अच्छे नंबर आ जाते हैं तो इसलिए मुझे ये चुननी चाहिए। नहीं साहब, वो उसकी रुचि थी, उसको मजा आता था उसे पढ़ने में, उसको समझ बहुत अच्छी थी उस सब्जेक्ट की, इसलिए वो अच्छा आंसर लिख पाया, इसलिए वो सिलेक्ट हुआ। जरूरी नहीं है आपके साथ भी वैसी वो है ना परिस्थिति हो, तो इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लेंगे। उसके बाद यहां पर आप पूरे यूपीएससी के जीएस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरा साल लग चुका है। जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक की तैयारी शुरू करेंगे, नोट्स बनाना भी यहां स्टार्ट कर देंगे। अब तक हम किताब पढ़ रहे थे, अब यहां हम नोट्स बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या कौन सी जो है तथ्य या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लिया, या अपना हैंड रिटन नोट बनाएंगे। आप अपने सामने आपने ये पढ़ा, पहले समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, उसके बाद एक अपनी नोटबुक बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज और हेडिंग डाल के अपना नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद यहां पर आप टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ फुल फ्लेज जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं पूरा 3 घंटे में स्टिक होकर के बैठ के मुझे टेस्ट सीरीज देनी, नहीं, आप हल्की बस आदत डालेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आप जो है मंथली एमसीक्यू टेस्ट लगा लेंगे, मेंस के लिए आप वीकली आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपको एक आंसर हफ्ते में कम से कम लिखना ही है। अगर आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर राइटिंग करने की आपको आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यही आपकी रैंक को नीचे कर सकता है, यही आपकी रैंक को बढ़ा सकता है, यही आपकी रैंक आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकता है। तो आंसर राइटिंग पर पर्याप्त ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं अगला हमारा ऑप्शन तैयार की हम साथ साथ कर ही रहे हैं, तो कम से कम एक बार आपको अपना ऑप्शनल पूरा पढ़ लेना है। 1 साल का समय कोई छोटी वो बात थोड़ी ना है, तो 1 साल में कम से कम एक बार तो पढ़ाई जा सकता है ना। और ऐसी स्थिति में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो सकता है वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट भी हो, तो दोनों जब मिल जा रहे हैं, एक ही चीज से 2 चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। अगर आपने इतिहास लिया है, वो ग्रेजुएशन के लिए भी काम कर रहा है, वो यूपीएससी के लिए भी काम कर रहा है, तो 1 साल में कम से कम ऑप्शनल को तो पूरा कर लें भाई, और सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। ऐसे नहीं बस एक धार में लग गए, नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करना है। और यहीं से आप जो है ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी शुरू कर देंगे। आंसर राइटिंग तो आपको करनी है, इसको इग्नोर करना ही नहीं है। खराब लिखो, चाहे जैसा लिखो, पर लिखो। आज खराब लिख रहे हो सकता है कल थोड़ा अच्छा लिखो, परसों थोड़ा और अच्छा लिखो, 1 महीने बाद हो सकता है आप अच्छा लिख दें, है ना। अच्छा ना लिखें तो कम से कम इस लायक तो लिख दें कि पढ़ने लायक हो और उस पर कुछ नंबर तो मिल सके। अगर आप लिखने की आदत ही नहीं डालेंगे और सीधे सोचे कि नहीं मैं तो रणभूमि में जाकर के तलवार चलाऊंगा, पता चला आप यहाँ तलवार निकाल लेते, पीछे से कोई भौंक के चला गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की ना। अगर प्रैक्टिस करके जाते तो पता चलता था पीछे से कोई मार सकता है या आगे से कोई मार, ये सारी बातें आपको ध्यान में रहती। तो आंसर राइटिंग पर आपको पर्याप्त ध्यान देना है। मासिक करंट अफेयर यानी कि मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना शुरू करना है ना। तो मंथली करंट अफेयर के लिए आप स्टडी आईक्यू की मंथली मैगजीन आती है, उसे देख सकते हैं, है ना, या मार्केट में और भी जो भी उपलब्ध सोर्स हैं उन्हें देख सकते हैं आप। स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल का भी आप जो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। रोजाना यहाँ पर फ्री में अच्छी विश्लेषण पूर्ण वीडियो एनालिसिस आपको मिलता है।
आरंभ जो आपका जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टडी IQ आरंभ, वो आप जैसे बच्चों के लिए, आप जैसे छात्रों के लिए ही बनाया गया है। आपके लिए बेसिक तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए वो यहाँ पर पूरी मिलेगी, तो आप इसका सहारा लीजिए। और अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं हम तीसरे साल में एंटर कर गए, यानी आपने फर्स्ट ईयर पास कर ली, सेकंड ईयर पास कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, क्योंकि आपने सेकंड ईयर पास कर ली ना। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से आप तीसरे साल में आ गए हैं। फाइनल ईयर चल रहा है आपका, आपको पता होना चाहिए, आपको बैठे बैठे पता भी नहीं चला, बताओ आप तीसरे साल में एंटर कर गए। तो ऐसे ही आपको बैठे बैठे पता भी नहीं चला, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तीसरे साल से आप ग्रेजुएशन से निकलेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी यूपीएससी की तैयारी हो गई। बाकी लोगों को पूरी जद्दोजहद लगानी पड़ती है, टाइम कम है मेरे पास, मुझे इसी साल में करनी है। लेकिन आप तीसरे साल से जब बाहर निकल रहे हैं, डिग्री लेकर बाहर निकल रहे हैं, तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे। यकीन मानिए अगर आपने रणनीति अच्छी तरीके से फॉलो कर ली तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा मेरी तैयारी हो गई, इस तरीके का भाव होगा, है ना। तो तीसरे साल में आपको क्या करना है, परीक्षा यानी एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। परीक्षा स्तरीय तैयारी जिसमें आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं और आपका खुद का मूल्यांकन करना है कि कहाँ कमी रह रही है, सारी चीजें ठीक है ना, मैंने सारा रिवीजन कर लिया ना। अगर मैंने रिवीजन कर लिया तो क्या वो मुझे बातें ध्यान भी रह रही हैं क्या, नहीं रहे, मैं आंसर अच्छा लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये साथ के साथ आपको मूल्यांकन करते चलना है। हर महीने हो सकता है, वीकली हो सकता है, वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको आत्म मूल्यांकन भी करते रहना है ना। यहाँ पर आप चूंकि 2 साल आप करके आ चुके हैं, आपने पहली साल में एनसीईआरटी पढ़ी, बेसिक बुक्स पढ़ी, सेकंड ईयर में आपने ऑप्शनल भी पढ़ा, है ना। तो अब उसका आपको रिवीजन करना है, पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। आपने जो नोट्स बनाए थे, है ना, बनाए थे ना नोट्स, नहीं बनाए तो बना लेना, है ना। तो जो नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है। साथ के साथ जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी आपने, लक्ष्मीकांत हुई, जीसी लियोंग हुई, है ना, उनको जो पढ़ा था उनको फिर से एक बार पढ़ लें तो और मजबूती मिल जाएगी आपको। ये ध्यान रखना, ये वाले जो है ना मौके ग्रेजुएशन की बात करने वालों के पास नहीं होते हैं, उनके पास बहुत समय सीमित होता है। उस सीमित समय में ये 4-5 बार नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ेंगे तो बस पढ़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे। आप समझ भी जाएंगे, आप समझने का आपके पास पूरा समय है ना। तो आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के फिर से पढ़ें। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सीरीज हफ्ते में कम से कम 1-2 टेस्ट तो दें कम से कम। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है यार किसी भी चीज के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। पिछली सालों के प्रश्नों को हल कीजिए, पिछले साल जो प्रीलिम्स में क्या पूछा गया था उनको जो है आप जो है लगाना शुरू कीजिए। सही लगाइए या गलत लगाइए पर लगाइए, जिससे आपको समझ में तो आएगा कहाँ कमी रह रही है मेरी पढ़ाई में, या मेरी स्टडी में क्या मैं कौन सी चीज को छोड़ दे रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये हल नहीं कर पा रहा, या मैं करंट अफेयर पे पूरा ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं करंट अफेयर छोड़ दे रहा हूँ, या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा ही नहीं था करंट अफेयर। तो इससे आपको हल करने से वो चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करनी है, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, आंसर राइटिंग मस्ट, आंसर राइटिंग को नहीं इग्नोर कर सकते आप। तो आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है। यूपीएससी के मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर है उनको उठाइए, सेम प्रीलिम्स के लिए कीजिए और सेम जो है मेंस के लिए कीजिए। जो आप जो है पिछले साल के पेपर उठाइए, देखिए उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है और फिर उस पर उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि आप समयबद्ध तरीके से लिखें। ये ना हो कि आप उत्तर लेकर के बैठ गए, आपने एक प्रश्न उठाया और उसको लिखने के लिए बैठ गए, 1 घंटा लगा दिया आपने तो लिखने में, उसे पूरी रामायण लिख डाली आपने उसमें, ना समय इसका ध्यान रखना है। क्योंकि आप जब मेंस का एक्चुअल उत्तर लिख रहे होंगे प्रीलिम्स पास करने के बाद में, तो आपके पास वहां बहुत सीमित समय होगा। हो सकता है 5 मिनट हो सकता है 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का बीच का समय, उसमें आपको पूरा लिखना है। 150 नंबर का, 300 नंबर का जो भी है, 250 नंबर का, वो आपको पूरा लिखना है। तो एक टाइम बाउंड लिखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में वो टाइम मत ध्यान देना, पहली साल में आप जितना टाइम ले सकते हैं लीजिए, खराब लिखिए, जैसा भी लिखिए, दूसरी साल में भी। लेकिन यहां पर आप जब तीसरी साल में एंटर कर जाएं तब आप जो है समयबद्ध टाइम बाउंड लिखने की कोशिश कीजिए कि मैंने एक समय निर्धारित कीजिए। जरूर नहीं 7 मिनट का, 10 मिनट का कर लीजिए, 15 मिनट का कर लीजिए। तो 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन लिखना ही लिखना है और वो सारी किसी का सोर्स का सहारा नहीं लेना है कि अच्छा आंसर लिखने लगे और कहीं भूल गए,
टिप लू क्या, ऐसे किताब खोली टिप रहे हैं, अच्छा अच्छा लिख दिया, ना ना ना, अगर भूल जा रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि ये जो है सुविधा आपके पास वहां परीक्षा हॉल में तो होगी नहीं, तो फिर यहां क्यों ले रहे हो सुविधा। कोशिश कीजिए बिना किसी सहारे के लिखने की ट्राई कीजिए, अगर भूल गए तो साइड में रखिए, दोबारा से पढ़िए उसको जिस पे भूले हो, फिर पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर स्टार्ट करिए उसे। तो ये करिए, है ना, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद चलें, ऑप्शनल का रिवीजन करना ही है, टेस्ट सीरीज देनी है आपको, और पेपर 1 और पेपर 2 के मॉक टेस्ट दें, यानी ऑप्शनल का जो पेपर 2 पेपर होते हैं इसके, तो इन दोनों का मॉक टेस्ट दें, लिखें इसके उत्तर, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। अब चूंकि आपने इतनी मेहनत की है तो हो सकता है आप तीसरे चरण तक पहुंच जाए, हो सकता है पहुंच गए मान के चलने, तो आपको इंटरव्यू तो देना है, और इंटरव्यू देना तो उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए ना, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। बोलने का तरीका सीखिए, विचार रखना सीखिए, निर्णय की स्पष्टता सीखिए, निर्णय लेना सीखिए। इसके लिए आप जो है मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं, स्टडी आईक्यू के चैनल पर ही कई सारे जो है मॉक इंटरव्यू पड़े हुए हैं, वहां देखिए किस तरीके से एग्जामिनर या बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछता है, क्या जज करने की कोशिश करता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा तो उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है क्या, कोई साइकोलॉजी है क्या उसके पीछे, वो समझिए, और वो समझिए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाइए, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो मॉक इंटरव्यू देख करके आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट पर भी ध्यान दीजिए। तो आपने देखा ना कि 3 साल में आप जो है इंटरव्यू तक पहुंच गए, यानी इतना साल मिला आपको जो है ना। ये जो है इतनी तैयारी आप पहले मान कर, पहली साल आपने प्री की तैयारी की, प्रीलिम्स की, दूसरे साल आपने मेंस की तैयारी की, तीसरे साल आपने इंटरव्यू की तैयारी की, साथ साथ आपने पर्याप्त जो है सीसेट को भी ध्यान दिया, सीसेट की भी प्रैक्टिस की है आपने, सीसेट के क्वेश्चन लगाए हैं, तो चांस ही नहीं है कि आपका रुक जाए। अगर आपने रणनीति सही तरीके से अपनाई है तो चांस ही नहीं आपका रुक जाए। जो पास होते हैं कोई वो मंगल से तो नहीं आते या सूरज तो नहीं आते हैं, चांद से तो नहीं उतर के आते हैं, वो होते इसी जमीन के, बस क्या है वो जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे टीना डावी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने जो है ग्रेजुएशन के पहले साल में यानी कि 12वीं से ही लगभग उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी आप ही के टाइम से, और बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद जॉब भी करने लग जाते हैं, जॉब छोड़ करके 2-3-4 साल 5 साल जॉब करते हैं, उसके बाद छोड़ करके तैयारी करने आते हैं। क्या वो कंपटीशन में उतने अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि उसका पूरा बेस बिगड़ा पड़ा है ना भाई। 1 साल में थोड़ी तैयारी कर लेगा, 2 साल लगाएगा, फिर 3 साल लगाएगा, पूरी पंचवर्षीय योजना चल जाएगी उसकी। लेकिन आप पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने पहले ही तैयार कर लिया 3 साल। तो ये हो गया। अब मेरा जो एक्स्ट्रा टिप्स इसमें यही है कि खुद पर विश्वास रखें। अगर आपने तय कर लिया कि आईएएस बनना है तो ये विश्वास रखें कि आप पास कर सकते हैं इस परीक्षा को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अनुशासन में रह करके तैयारी करनी है ना। तो खुद पर विश्वास रखिए, कंसिस्टेंटी बहुत जरूरी है इसमें, आपको जो है रेगुलर होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, 5 दिन पढ़ लिया, 1 महीना छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, चाहे जितना भी समय पढ़िए आप, पर रेगुलर आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, है ना। एक टाइम टेबल बना लीजिए, किस टाइम उठना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम बैठना है, किस टाइम खेलने जाना है, किस टाइम टीवी देखनी है, किस टाइम जो है मुझे यूट्यूब को टाइम देना है, तो ये इसका टाइम टेबल बनाइए। ध्यान रखें सोशल मीडिया का जितना हो सके दूरी बनाए, कम से कम प्रयोग करें। फोन लेकर के बस स्क्रॉल करते नहीं जाना है, पता ही नहीं चलता। आप सोचे अरे 1-2 रील देखूंगा और उसके बाद बंद कर दूंगा, आप रील 1-2 के चक्कर में पता नहीं कब 2 घंटे होगा, आपको ही पता नहीं चलता है। तो इससे कोशिश करिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और उतने भर की यूज करें जिससे आपका कुछ लाभ हो सके, या कुछ मनोरंजन चाहिए ना भाई, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ले लीजिए, है ना। और इसकी बजाय फोन का दूसरे रिसोर्सेज को यूज करने में लगाइए ना, कुछ प्रोडक्टिव चीज करिए उसके अनुसार, है ना। उसी में नोट्स पढ़िए, या शुरुआत से ही उत्तर लिखना आपको मस्ट है, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेरी एक्स्ट्रा टिप थी। धन्यवाद आपका, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।